हे गाइस, मेरा नाम है निशु एंड वेलकम टू आवर चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। आज मैं इस एपिसोड 2 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कर्व के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी। आईसीआर स्टैटिस्टिकल साइंस का सिलेबस है जिसमें से हमने डेफिनेशन, यूज एंड लिमिटेशन को एपिसोड 1 में कवर किया था। एपिसोड 1 में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी कवर किया था जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत बेस होती हैं स्टैटिस्टिक्स की। और अगर आपने वो एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक एपिसोड 2 में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स जो होता है वो हमारी डेटा के बेसिक फीचर्स के बारे में बताता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी डेटा होती है उसकी समरी के बारे में बताता है। अगर हमारी डेटा यूनिवेरिएट है तो हमारी डेटा का शेप कैसा है, मतलब उसकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस कैसी है। सेंटर में आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन, मीडियन, मोड। अगर स्प्रेड में देखें तो स्प्रेड में मेजर ऑफ डिस्पर्सन आ जाता है, मतलब हमारी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मीन डेविएशन कैसी है, कितनी है, एंड रिलेटिव पोजीशंस के बारे में बताता है। बाईवेरिएट अगर हमारी डेटा है तो कोरिलेशन, रिग्रेशन के बारे में बताता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कोरिलेशन, रिग्रेशन जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। अगर मल्टीवेरिएट है तो मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट इन्फरेंशियल मेथड जो होता है वो एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू प्रिडिक्शंस करता है, और वो रिलेशंस अमंग वेरिएबल कैसे हैं उसके बारे में भी बताता है। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट का भी अप्लाई करते हैं हम लोग, जैसे कि जो टी टेस्ट होती है, जेड टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट इसमें आ जाते हैं। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो भी पार्ट होगा वो इन्फरेंशियल मेथड्स में आएगा। और फिर जो एनोवा होती है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वो भी इन्फरेंशियल मेथड्स की पार्ट होती है। ये हमारा कंपैरिजन चार्ट है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। अगर हम लोग मीनिंग से डिफरेंस देखें, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज कंसर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। इसमें क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी कुछ डेटा, नोन डेटा दी हुई होगी, तो जो डेटा होती है उसको हम लोग कितने सिंपल वे में समराइज कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से देखते हैं। Next, in case of inferential statistics is a type of statistics that focuses on drawing conclusions about the population on the basis of sample analysis and observation. इसमें क्या करते हैं, हमारी एक पॉपुलेशन जो भी होती है उस पॉपुलेशन से पहले हम लोग सैम्पल ड्रॉन करते हैं, उस सैम्पल का हम लोग एनालिसिस करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, देन हम लोग उसको फिर लास्ट में प्रिडिक्शन हम लोग पता चलता है। तो वो जो प्रिडिक्शन होते हैं उस सैंपल की, वो उस पूरे पॉपुलेशन को डिनोट करती है। आगे हम लोग इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देखेंगे, समझेंगे हम लोग उसको। नेक्स्ट है कि ये क्या करती है, डिस्क्रिप्टिव क्या करती है, हमारी डेटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट करती है ना मीनिंगफुल वे। बट इन केस ऑफ इन्फरेंशियल हमारे डेटा को ये कंपेयर करती है, टेस्ट करती है और प्रिडिक्शन देती है। हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो हमारी डेटा होती है उसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स। ग्राफ्स में हमारे बहुत तरह से की ग्राफ्स होती हैं, जैसे बार डायग्राम हो गए, हिस्टोग्राम हो गई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड नेक्स्ट ऑजाइव होती है। और फिर उसके बाद टेबल है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होती है हमारी, उससे हम लोग अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये जो होती है इन्फरेंशियल जो होती है वो हमें प्रोबेबिलिटी देती है हमारे डेटा की, हमारे सैंपल की या हमारे पॉपुलेशन की। और डिस्क्रिप्टिव जो होती है ये क्या करती है, डिस्क्राइब करती है सिचुएशन को, हमारे डेटा की सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। इन्फरेंशियल जो होती है ये एक्सप्लेन करती है द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ही हो गई।
और नेक्स्ट है कि जो डिस्क्रिप्टिव होती है ये एक्सप्लेन करती है डेटा के बारे में जो कि हमें ऑलरेडी नोन होता है। जो भी इसमें हम लोग का क्या होता है कि जो हमारी डेटा है वो पहले से नोन होती है, तभी हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। और इन्फरेंशियल में क्या है, इट अटेम्प्ट्स टू रीच द कंक्लूजन टू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द डेटा अवेलेबल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव, अगर हम लोग कोई पॉपुलेशन लेते हैं, 10,000 पॉपुलेशन है अगर कोई, तो उस पॉपुलेशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में ये बताता है। और अगर हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में देखें तो मान लेते हैं कि हमारी कोई 10,000 पॉपुलेशन है और उसमें से हम लोग 30 सैंपल लिए हैं, तो जो 30 सैंपल है उसको हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, देन हमें उसका क्या मिलेगा, प्रिडिक्शंस मिलेगा। तो जो भी प्रिडिक्शंस हमें मिलेंगे वो उस पूरे पॉपुलेशन को डिनोट करेगी वो सैंपल। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है सैंपल उस पॉपुलेशन की, और जो सैंपल होती है वो क्या होती है, कंक्लूजन ड्रॉन करती है पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक रिपीटेटिंग डेटा जो होती है किसी डेटा सेट में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एक रॉ डेटा दी हुई है, इसमें ब्लू कितनी टाइम्स आया है, तो जो हमारा ब्लू है वो 9 टाइम्स है, तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 9। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंस, ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी of distinct values distributed within a given period of time or interval in the form of list, table और graphical representation। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी ड्रॉ डेटा है उसका हम लोग एक क्लास डिफाइन करेंगे, उसके कलर के हिसाब से हम लोग उसका कलर लिखेंगे सारे का, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी क्लास हो जाएगी। क्लास होता क्या है, ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ डेटा, डेटा के साइज पे जो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं वो हमारी क्लास होती है। और जो ब्लू है वो 9 टाइम्स है, पिंक हमारी 6 टाइम्स है, रेड 5 टाइम्स, वाइट 1 टाइम्स, येलो 4 टाइम्स। तो जो हम लोग जो क्लास डिफाइन करेंगे, फिर जो फ्रीक्वेंसी होगी कोरस्पॉन्डिंग क्लास की, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे, और इसको हम लोग एक लिस्ट के फॉर्म में या फिर टेबल के फॉर्म में या फिर कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट, क्लास विड्थ, टैली मार्क, रेंज, ये सब उसकी कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो क्लास लिमिट क्या होती है, इट कॉरस्पॉन्ड टू अ क्लास इंटरवल, ये क्या करती है, क्लास इंटरवल को भी बताती है। द क्लास लिमिट में बी डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल में कंटेन। जैसे कि आप एग्जाम्पल में दिया है कि क्लास लिमिट जो है हमारी वो 24 to 30 है, तो 24 हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी और 30 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। और ये क्या कर रहा है, क्लास इंटरवल को भी बताता है। तो जो क्लास लिमिट है और क्लास इंटरवल है, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्लास बाउंड्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें फार्मूला गिवन होता है, जैसे लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री के लिए फार्मूला दिया हुआ है। तो जो लोअर क्लास बाउंड्री अगर हमें निकालना है, then for formula is lower class boundary is equals to lower class limit minus d by 2, and where d is the difference between the lower class limit of the next class interval and the upper class limit of the given class interval। जैसे यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री हम लोग निकाल रहे हैं अगर, तो लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 24 माइनस डी करेंगे तो डी क्या हो जाएगी, जो हमारी लोअर क्लास लिमिट है नेक्स्ट क्लास इंटरवल की, माइनस अपर क्लास लिमिट है जो हमारी करेंट क्लास की, तो हमें क्या हो जाएगी 31 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो जो आंसर है वो 23.5 आ जाएगा। सिमिलरली अपर क्लास बाउंड्री को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह। ये हमारा एक एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर का, जिसके हेल्प से हम लोग ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के बारे में समझेंगे।
सो दीज आर द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड एट अ लोकल शॉप ओवर द लास्ट 10 days। तो ये हमारी एक डेटा शीट है जो कैसे अरेंज है, अनग्रुप डेटा है विदाउट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम लोगों को इसी डेटा अनग्रुप डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे पेपर सोल्ड का और एक कॉलम बनाएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जो 18 है, 18 नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हमारी कितनी शॉप्स पे गई हैं, 2 शॉप्स पे। 19 नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हमारी किसी शॉप पे भी नहीं है। 20 नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स जो है वो 4 शॉप में दी हुई हैं। इसी तरह करके हम लोग पूरी अपनी डेटा सेट को अरेंज करेंगे विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर हमारी डेटा ग्रुप फॉर्म में अरेंज करनी होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तो हम लोग कैसे करेंगे, एक कॉलम हम लोग सिमिलरली उसी तरह बनाएंगे पेपर सोल्ड का एंड एक कॉलम बनाएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए। और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग एक रेंज डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने रेंज डिफाइन किया है, जैसे कि 15 to 19 नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो भी इसमें आएंगी वो कितनी शॉप्स पे गई हैं, तो इसमें कितनी हो जाएगी 2। एंड 20 to 24 नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो है वो 7 शॉप्स पे गई हैं। 25 से 29 नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो है वो एक ही शॉप पे गई हैं। हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए हमने एक हाइट लिया है ऑफ 20 स्टूडेंट्स और इसमें से सबसे पहले इस डेटा सेट में से हम लोग लीस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन हम लोग रेंज निकालेंगे। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सो 144 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्लास इंटरवल को सेट करेंगे। तो इसके लिए हमारी जो रेंज आई है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो अप्रॉक्स 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 120 माइनस 125 लेंगे, तो जो हमारी 120 हो जाएगी वो लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी एंड 125 इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ दिस क्लास। सिमिलरली अगर हमें अपर क्लास विड्थ निकालनी है तो क्लास विड्थ क्या होती है, हमने पहले भी क्लास विड्थ के बारे में देखा है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होती है वो हमारी साइज ऑफ द क्लास विड्थ हो जाएगी। तो 125 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 5। अगर हमें नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी है कि कितनी क्लास हमारी एक क्लास इंटरवल में होगी तो हमें रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल करना होगा, जिससे हमारी नंबर ऑफ क्लासेस निकल जाएंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे रेंज जो आई है हमारी 24 आई है, 24 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो फिर हमें अप्रॉक्स कितनी आएगी, हमारी जो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी 5 आएगी। तो हमारी जो क्लास जो होगी वो 5 होगी। जैसे कि यहाँ पे 120 to 125 एक क्लास हो गई, 125 to 130 दूसरी क्लास हो गई, 130 to 135 थर्ड क्लास, 135 to 140 फोर्थ क्लास एंड 140 to 145 इज द फिफ्थ क्लास ऑफ दिस क्लास इंटरवल। नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज ऑफ 2 टाइप, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। अगर हम इंक्लूसिव क्लास देखेंगे तो हम अपने डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, 1 to 10 एंड देन 11 to 20। हमारी 10 का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा, नेक्स्ट से स्टार्ट होगा। जैसे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। सिमिलरली ऐसे ही अपने डेटा को अरेंज करेंगे। अगर हमारी क्लास एक्सक्लूसिव है तो हम अपने डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, जैसे 0 to 10, देन 10 का रिपीटेशन होगा। इसमें जो हमारी अपर क्लास लिमिट है वो रिपीट होगी, 10 to 20, अगेन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और हमारी जो इंक्लूसिव क्लास है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव क्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी एक क्लास है 1 to 10 तो हमारी जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें हम लोग 0.5 माइनस कर देंगे और जितना माइनस करेंगे अपनी लोअर क्लास लिमिट में उतना ही हम अपने अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे। जैसे कि जो हमारी 1 है वो हो जाएगी एक्सक्लूसिव फॉर्म में 0.5 एंड जो 10 है वो हमारी हो जाएगी एक्सक्लूसिव फॉर्म में 10.50। It is tally mark. Tally mark is a vertical line used for marking while calculating large data. तो tally mark जो होती है वो हमारी एक मार्किंग्स होती है, वर्टिकल लाइंस होती है जिसके हिसाब से हम अपनी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। जितनी मार्किंग होगी, जितनी लाइंस होंगी उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास की। और जो टैली मार्क है वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेथड है फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स और इसका हम लोग क्लास इंटरवल डिफाइन किए हैं। क्लास इंटरवल
डिफाइन करने के बाद हम लोग इसका टैली मार्क बनाएंगे। जैसे 120 से 125 जो है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो इसकी जो टैली मार्क है वो कितनी है 2। सिमिलरली 125 से 130 के बीच में कितनी है 3, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3। 130 से 135 के बीच में कितनी टैली मार्क्स हैं 6 हैं। तो जो हमारी 5th टैली मार्क होगी, हमने पहले 4 वर्टिकल लाइंस बना दिए और 4 के बाद जो लाइन आएगी 5th लाइन आएगी वो क्या होगी क्रॉस होगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर 6 से वर्टिकल लाइन स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने दिखाया है कि जो 5th टैली मार्क है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं एंड जो 7th टैली मार्क है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जो भी हमारी 5th होगी वो हमेशा क्रॉस होगी। देन नेक्स्ट हम लोग फिर उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। क्यूमुलेटिव एंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारी रिलेटिव एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या बताती है, फ्रिक्वेंसी के परसेंटेज के बारे में बताती है। जैसे यहाँ पे हमारी जो क्लास हमने डिफाइन कर लिया है, फ्रिक्वेंसी डिफाइन कर लिया है, देन जो हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी है वो 23 है। और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी करते हैं, तो हमारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। जब हम अपनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आएगी 1 आ रही है। और इसी तरह हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल लेंगे। तो जो 0.217 है, फिर उसके बाद 0.217 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 0.261, फिर हम लोग का कितना आएगा 0.478 आएगा। इसमें हम लोग फिर से ऐड करेंगे 0.304, फिर हमारा जो टोटल आएगा उसमें हम लोग अगेन 0.217 ऐड करेंगे, तो जो हमारी टोटल आएगी वो 1 आएगी। सो द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। जो हमारा टोटल सम आ रहा है वो 1 आ रहा है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के टर्म में भी एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में भी। Graphical representation of data or variable. It is the representation of data as diagrams and graphs. The statistical graphs were first invented by William Playfair in 1786. तो जो हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन होती है स्टैटिस्टिक्स में वो न्यूमेरिकल और ग्राफिकल कुछ भी हो सकती है। जो हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है उसको जब हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी डेटा की। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस में जैसे जो हमारी डेटा होती है उसको जब हम ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो बहुत आई कैचिंग होती है, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक। हम लोग ग्राफ्स के फॉर्म में डेटा को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत लॉजिकल और क्लियर व्यू होता है डेटा का, और बहुत कम स्पेस में ही हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमें हेल्पफुल होता है बहुत, और हमें बहुत क्विक कॉन्क्लूजन्स देता है ये हमारी डेटा के लिए। लेकिन अगर हम लोग इसी के डिसएडवांटेजेस में देखें तो जो हमारी ग्राफ्स होती हैं वो बहुत क्लियर पूरी मतलब कि पूरी वेरिएबल्स की पूरी डिटेल्स को क्लियरली नहीं डिटेल में देता है, और ग्राफ्स जो भी होते हैं वो हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देते हैं। अगर हमें बहुत लार्ज मेज़रमेंट्स करने हों और बहुत स्मॉल डिफरेंसेस उसमें फाइंड आउट्स करने हो तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है ग्राफ्स के फॉर्म में कि हम उसमें बहुत स्मॉल डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकें। और जो भी ग्राफ्स हैं उसका हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग या फिर फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं उसमें डेटा का, इस केस में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ग्राफ्स के फॉर्म में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारी डेटा होती है उसको बहुत सारे डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट और जाइव। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बार डायग्राम और बार चार्ट क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन और सिंपल मेथड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए, और इसमें जो भी हमारी ग्रुप्स ऑफ डेटा होती है उसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ईच रेक्टेंगुलर बार जो होती है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है। इसमें हम लोग जो बार बनाते हैं वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे भी हो सकती है विथ इक्वल स्पेसिंग, और जो उसकी विड्थ होगी बार की और जो स्पेस होगा उसके बीच में
दो बार के बीच में वो हमेशा कांस्टेंट होगा नेक्स्ट बार में। और जो हम इसमें जैसे कि एक एग्जांपल लिए हैं, इसमें ईयर और पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है, तो एक इसमें सिंपल वर्टिकल बार डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। तो जो भी हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, जैसे यहाँ पे हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल ईयर्स है, तो हम उसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जो भी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, जो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज दी हुई है, वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको वाई एक्सिस पे रख के अपनी बार डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। हमारे मल्टीपल वर्टिकल बार डायग्राम का एग्जाम्पल है। तो हम लोग सिंपल बार डायग्राम में क्या करते थे कि जो भी आइटम्स होते थे उसका कंपैरिजन हम लोग करते थे विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है कि जो हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो मल्टीपल सेट ऑफ वेरिएबल्स के साथ करेंगे। और हम लोग मल्टीपल सेट ऑफ वेरिएबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो भी बार होती हैं एक सिंगल सेट में, तो उसको हम लोग डिफरेंट कलर्स से या फिर डिफरेंट शेड्स से डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पासिंग परसेंटेज दी हुई है 2011 की इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो एक जो सेट है हमारा सिंगल सेट, तो 2011 में हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड मैथमेटिक्स की 2011 में पासिंग परसेंटेज जो है वो कितनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, ईच क्लास जो होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। और जो भी कॉलम बनाते हैं हम लोग उस क्लास के लिए, वो क्या होती है, सारी इक्वल विड्थ की होती हैं, और उन जो भी हमारी कॉलम है उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था अभी कि जो हमारी बार डायग्राम होती है उसके बीच में इक्वल स्पेस होता है बार्स के बीच में, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में होती है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, और सारे जो कॉलम्स हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं। और ये हमें बहुत क्विकली बता देता है कि जो हमारी क्लास है उसकी उस क्लास की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि जो हमारी कितनी आइटम्स उस न्यूमेरिकल कैटेगरी में बिलोंग कर रही हैं। जैसे कि जो क्लास है हमारी 0 to 10, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 11। और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, जो हमारी क्लास इंटरवल होती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो भी क्लास दी हुई है उसके पहले हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं कि इसमें दी हुई है जैसे 0 to 10, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सिमिलरली हम अगर 10 to 20 का निकालेंगे तो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। सिमिलरली सबका हम लोग मिड वैल्यू पहले निकाल लेंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो जो भी हमारी मिड वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पे रखेंगे। हम अपने क्लास को इसमें नहीं रखते हैं एक्स एक्सिस पे, हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर उस मिड वैल्यू को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे रखते हैं, और हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। और उसको पॉइंट आउट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन से सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, और जो लोअर लिमिट है उस क्लास की उसको हम लोग एक्स एक्सिस तक मिलाते हैं, और जो अपर लिमिट है उसको भी एक्स एक्सिस तक मिलाते हैं। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो क्या है, एक क्लोज्ड ग्राफ है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती है वो एक क्लोज्ड ग्राफ होती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व। जो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है वो हम ड्रॉ करते हैं सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बट इसमें जो डिफरेंस होती है, जो हम पॉइंट्स को मिलाते हैं इसमें भी हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद हम मिड वैल्यू को उसके फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट करते हैं। तो जो हमें पॉइंट मिलते हैं उस पॉइंट्स को हम फ्री हैंड कर्व से मिलाते हैं।
इसीलिए हम लोग जो ये ग्राफ होती है फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको हम लोग स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी कर्व जो होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है और एंड होती है बेस लाइन से, मतलब कि एक्स एक्सिस से। स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एक्स एक्सिस से और ख़त्म भी हो रही है एक्स एक्सिस पे। लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती है और फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड वे में प्लॉट करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही ले जाना है उसको, स्केल से ड्रॉ करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है उसको हम लोग हैंड से रफली ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट्स को मिला देते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं फ्री हैंड स्मूथ कर्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑजाइव। ऑजाइव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो ऑजाइव जो है वो क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होती है जिसको हम लोग फ्री हैंड ग्राफ से शो करते हैं। और हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमारी क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्लास में से हम लोग लोअर क्लास लिमिट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे 10 to 20 में लोअर क्लास लिमिट हमारी 10 है और 20 to 30 में 20 है, ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, गिवन फ्रीक्वेंसी। तो जैसे 2 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, फिर देन 2 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 9 ऐड करेंगे देन 16, ऐसे करके हम लोग अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी लेस देन टाइप होती है, मोर देन टाइप होती है, 2 टाइप की होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेस देन टाइप है से हम लोग फाइंड आउट किया है, और जो हमारी ऑजाइव होगी वो भी लेस देन ऑजाइव होगी। जो ऑजाइव होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगी कि वो लेस देन टाइप है या फिर मोर देन टाइप है। और यहाँ पे हमने क्लास लिया है, क्लास हमारी 10 to 20, 20 to 30 ये दी हुई है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्लास इंटरवल होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो भी लोअर क्लास लिमिट है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, और जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे लिखेंगे और फिर उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। देन लास्टली हम लोग उन पॉइंट्स को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स को फ्री हैंड कर्व से मिला देंगे। तो ये हमारा लेस देन ऑजाइव हो गया। सिमिलरली जैसे हमने लेस देन ऑजाइव बनाया था उसी तरह हम ग्रेटर देन ऑजाइव बनाते हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने में होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग ग्रेटर देन ऑजाइव बनाते हैं। तो ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, जैसे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी को तो कितनी आएगी, 40 आएगी। फिर जो हमारी 40 है टोटल फ्रीक्वेंसी, उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद 40 में से 2 माइनस करेंगे, 38 आएगा। 38 माइनस 5 देन 33, 33 माइनस 9 देन 24, 24 माइनस 14 देन 10, 10 माइनस 7 इज 3। सो अब इसके बाद हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ना लेके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जो एक्स एक्सिस है उसमें हम लोग जो हमारी अपर क्लास लिमिट है उसको लेंगे। हम लोग जो हमारी लेस देन ऑजाइव थी उसमें क्या करते थे, लोअर क्लास लिमिट को लिखते थे एक्स एक्सिस पे, लेकिन जो हमारी ग्रेटर देन ऑजाइव है उसमें हम लोग अपर क्लास लिमिट को लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। और जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पे, तो हम लोग फिर उसके बाद पॉइंट आउट करते हैं और फ्री हैंड कर्व से उसको मिला देते हैं। तो ये हो गई हमारी ग्रेटर देन ऑजाइव। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग मीडियन फ्रॉम ऑजाइव। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हम ऑजाइव जो होता है वो हमें मीडियन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत कि जो ऑजाइव होता है उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, है ना, ये क्वेश्चन आता है बहुत। तो हम लोग इससे मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम लेस देन ऑजाइव ड्रॉ करते हैं
और जो हमने जिस डेटा का लेस देन मोजाइक ड्रॉ किया है उस सेम ग्राफ पेपर पे सेम डेटा का ग्रेटर देन मोजाइक ड्रॉ करेंगे, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उनका दोनों मोजाइक का, उसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, और जहाँ जो हमारी पॉइंट आएगी वो हमारी मीडियन हो जाएगी उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाई चार्ट और पाई डायग्राम। इसको हम लोग सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, एरिया डायग्राम भी बोलते हैं, और ये एक सर्कल फॉर्म में होता है, और इस सर्कल का जो एरिया होता है, टोटल एरिया जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और इसको हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट में डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, और जो आर्क लेंथ होती है इसकी वो इस सेक्टर की जो आर्क लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी डेटा की फ्रीक्वेंसी पे। तो हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जो हमारी क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे एक एग्जांपल में, तो जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी एंगल ऑफ सेक्टर जो होता है हम लोग इसका एंगल कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ कैटेगरी डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कैटेगरीज इंटू 360। जैसे हम लोग यहाँ पे सबका एंगल ऑफ सेक्टर निकाले हैं, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम अब पहले क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 50, और ईच क्लास की हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम एंगल ऑफ सेक्टर मान लीजिए निकाल रहे हैं 9.5 से लेके 19.5 क्लास की, तो इसकी एंगल ऑफ सेक्टर कितनी हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 360 कितनी आएगी 57.6। सिमिलरली अगर हम लोग 19.5 टू 29.5 क्लास की हम लोग अगर एंगल ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 19 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 360 कितनी आएगी 136.8। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग सारे का एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, और टोटल एंगल ऑफ सेक्टर हम लोग कितनी आ रही है 360। तो ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल होता है, और इसका जो आर्क लेंथ होता है वो फ्रीक्वेंसी और डेटा पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है उसके, और जो भी हमारा जो सेक्टर है डिफरेंट सेक्टर है उसको हम लोग डिफरेंट कलर से या फिर डिफरेंट शेड से उसको शेडेड कर देते हैं ताकि हमें इजीली आइडेंटिफाई हो सके और डिफरेंशिएट हो सके। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा आपका। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर किन्हीं को कोई सजेशन, क्वेरी, कंप्लेन हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे एपिसोड 3 में एक नए टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ।